तो हेलो गाइस, हेलो दोस्तों। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो मैग्नेट के कारण ही उत्पन्न होता है। जो चुंबक होता है वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। चुंबक एक प्राकृतिक में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। चुंबक के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन अगर कोई आवेश, अगर कोई चार्ज अगर गतिमान है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। अगर कोई चार्ज गतिमान है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। जैसे कि एक ओस्टवर्ड एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि अगर किसी तार में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो धारा जो वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यानी कि उसमें वो आवेश गति करने लगता है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर है, मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो क्रॉस के द्वारा दिखाते हैं, क्रॉस के द्वारा वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। यहाँ पे कोई एक प्रोटॉन है, ये क्या है। अब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई आवेश अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर रुका हुआ है तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगता है। अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड अगर गतिमान है तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर एक बल काम करने लगता है, जिसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जिसको हम फ्लेमिंग के बाएं। अगर यह अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, और ये बीच वाली अंगुली धारा को बता रही है, तो अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स बताएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, कोई प्रोटॉन है तो इधर की तरफ गति कर रहा है, तो इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर दिया, यानी कि जिस तरफ धन आवेश बढ़ता है उसी तरफ धारा बढ़ती है, और जिस तरफ ऋणात्मक आवेश बढ़ता है उसके तरफ उसके विपरीत धारा बढ़ती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत धारा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में बढ़ते हैं उसकी विपरीत धारा बढ़ती है, लेकिन प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में बढ़ते हैं उसी डायरेक्शन में धारा बढ़ती है। यानी कि धन आवेश इधर की तरफ गति कर रहा है तो धन आवेश पर यानी धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, धारा इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो धारा का डायरेक्शन हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पर, मैग्नेटिक फोर्स इस पर ऊपर की ओर काम कर रहा है। एफएम इस ऊपर की ओर काम। इसका फार्मूला होता है एफएम बराबर क्यू, या मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस डी, यह आवेश का वेग है, यह मैग्नेटिक फील्ड है। तो यह फार्मूला होता है, यह मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है। कोई आवेश अगर मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर एक बल लगने लगता है। इस फार्मूले को मैं यहाँ पर करके एफ बराबर क्यू, और यहाँ वेक्टर नियम से क्रॉस प्रोडक्ट है, बी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको जब हम ओपन करेंगे यहाँ पर बी साइन थीटा आएगा। यह क्या है, साइन तो थीटा है, भी और बी के बीच एंगल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो बी है अंदर की ओर है, और बी इस टाइम पर यह जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड इसके प्लेन में है, यानी कि तो देखिए क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के 90 अंश पे है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 90 अंश पे, तो यह बराबर हो गया क्यू बी साइन 90। तो यह बराबर हो गया क्यू बी इंटू 1, यानी कि यह बराबर हो गया क्यू बी। इतना फोर्स लगेगा अगर यह परपेंडिकुलर गति कर रहा है। तो मान लीजिए अगर यह थीटा एंगल पे गति कर रहा है, अगर कोई आवेश अगर थीटा एंगल पे गति कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, यह बराबर क्यू यू बी साइन थीटा। यह थीटा क्या है, यह वेग और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या डायरेक्शन है, आवेश है, यह आवेश जो अदिश राशि है, यह वेग क्या है सदिश राशि, तो वेग को हम वेग सदिश राशि है, मैग्नेटिक फील्ड भी सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, यह भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या लेना है कि वेग और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हमें एंगल लेना है, तो फोर्स पता हो जाएगा। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड, इसको मिटा दें, इसको नोट कर दीजिए। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
और इसी आवेश जो प्रोटॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो यानी कि जो भी होगा, जो भी है और बी दोनों के बीच जो एंगल है थीटा वो 0 एंगल है। तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए 0 एंगल है तो फोर्स 0 होगा। जैसे कि यहाँ पर F बराबर क्या होता है, क्यू यू बी साइन थीटा। तो F बराबर क्यू यू बी साइन 0। तो 0 अंश का मान 0 होता है तो F बराबर 0 हो गया, यानी फोर्स 0। यानी कि अगर कोई आवेश अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गति कर रहा है तो उस पर फोर्स 0 लगता है। उस पर फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है। और कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, 0 लगता है। तो जो फोर्स का मान क्या होता है, फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं क्यू यू बी साइन थीटा। तो यही फोर्स काम करता है अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड में काम करता है तो इसे नोट कर लीजिए। अगर थीटा एंगल अगर 0 है तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा 180 अंश भी है तब भी फोर्स 0 होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत भी अगर प्रोटॉन गति कर रहा है, अगर विपरीत भी गति कर रहा है तो उस पर फोर्स 0 लगेगा। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और प्रोटॉन आवेश की डायरेक्शन में गति कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन माइनस है, वो इस तरफ गति कर रहा है तो उसका फोर्स किधर लगेगा। या तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ बह रहा है तो धारा इसके विपरीत बहेगी। यानी मान लीजिए कि यह है मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ माना है। अब इसको मिटा दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर दिया, धारा इधर कर दिया और फोर्स नीचे की ओर है, यानी फोर्स इस पर इधर की तरफ लग रहा है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रॉन में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यह मैग्नेटिक फील्ड बताता है सामने हाथ की अंगुली, और 20 वाली अंगुली धारा को बताता है, और तो अंगूठा फोर्स को बताएगा। और प्रोटॉन धन आवेश की गति में ही धारा बहती है और ऋणात्मक आवेश के विपरीत डायरेक्शन में धारा बहती है। यानी कि प्रोटॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है, धारा भी इसी डायरेक्शन में बह रही होगी। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है तो धारा इस डायरेक्शन में बह रही होगी। तो अब यहाँ पर हम कोई एक नया कंसेप्ट बताते हैं आपको, कोई एक नया कंसेप्ट बताते हैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की ओर। इस पर कोई एक आवेश, इसमें कोई एक आवेश है जो बी वेग से गति कर रहा है, बी वेग से गति कर रहा है। बी वेग तो इस पर आवेश क्या है, आवेश क्यू है, यह बी वेग से गति कर रहा है। इस पर फोर्स क्या लगेगा, धारा ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। हमने यानी कि मान लीजिए कि आवेश कहाँ, यहाँ पर है, आवेश प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है। इस पर बल कहाँ लग रहा है, ये इस तरफ गति कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। अगर कोई वेग, अगर कोई वस्तु बी वेग से जा रहा है, अगर उस पर बल अगर कंटिन्यू परपेंडिकुलर लगाया जाए तो वह वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पे गति करने लगती है। यानी कि यह वस्तु इधर की तरफ मुड़ जाएगी, फिर इस पर फोर्स, अगर ये वस्तु इधर की तरफ गति कर रही है, अगर इधर की तरफ गति कर रही है मान लीजिए, तो इस पर फोर्स किधर भी लगेगा, इस पर फोर्स मान लीजिए इधर मैग्नेटिक इधर, इस पर फोर्स इधर की लगेगा। यानी कि अगर यह वस्तु क्या हो जाएगी, यह वृत्तीय पथ पर घूमने लगेगी, यह आवेश के उस पर एक वृत्तीय पथ पर घूमने लगेगा। यानी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश परपेंडिकुलर अगर गति कर रहा है, परपेंडिकुलर अगर प्रवेश कर रहा है, अगर परपेंडिकुलर गति कर रहा है तो वह आवेश एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगता है। तो मान लीजिए कि आवेश, मान लीजिए कि यह इस रेडियस पे यह गति कर रहा है, मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या है, इस पर मान लीजिए बल क्या, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है Q बराबर एम भी, Q बराबर बी। यहाँ पर थीटा 90 एंगल होगा, थीटा क्या होगा 90 एंगल होगा।
यहाँ पर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो यह तो इसको यह केंद्र की ओर लग रहा होगा, यह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन यह वृत्तीय गति कर रहा है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, यह बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो यह एक वृत्तीय मार्ग, अगर सेंट्रल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर दोनों बराबर हैं तो यह एक वृत्तीय पथ पर गति करेगा। यानी इसको कंट्री सेंट्रल फोर्स अगर मिल रहा है इसको केंद्र की ओर, इस पर एक बाहर की तरफ एक फोर्स आभासी फोर्स लगता है, इसको वृत्तीय गति कराने के लिए, इसको वृत्तीय गति कराने के लिए एक सेंट्रल फोर्स की जरूरत पड़ती है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्यू यू बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। बी से बी कट गया तो आर का मान हम निकाल लेंगे एम वी अपॉन क्यू बी। अगर हमें आवेश का मान पता है और उसका वेग पता है, आवेश का द्रव्यमान पता है, आवेश का द्रव्यमान पता है, उसका वेग पता है, आवेश का मान पता है और मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो हम पता कर लेंगे कि जो आवेश है वो किस त्रिज्या पे घूम रहा है, वो किस त्रिज्या पे घूम रहा है। मान हम ये जो कोई वो आवेश है वो वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति कर रहा है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। मान लीजिए कि यह आर, मान लीजिए कि ये आर रेडियस से ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसका परिधि क्या होगा, परिधि 2 पाई आर होगा, परिधि इसका क्या होगा 2 पाई आर होगा। और इसके परिधि में से इसके वेग से हम भाग कर देते हैं, इसकी परिधि में इसके वेग से भाग कर देते हैं तो इसका आवर्तकाल मालूम हो जाता है। इसकी परिधि में वेग से भाग करते हैं, आवर्तकाल मालूम हो जाता है। यहाँ पे हम आर की जगह ये वैल्यू रख देंगे 2 पाई, आर की जगह यहाँ ये वैल्यू रख देंगे एम वी अपॉन क्यू बी, जो वी है वी रहेगा, बी से भी कट गया तो टी बराबर हो गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहाँ पर देखिए इस फार्मूले में भी कहीं नहीं है, यानी कि जो आवर्तकाल होता है, अगर कोई आवेश मैग्नेटिक फील्ड में गति कर रहा है तो उसका आवर्तकाल उसके वेग पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि आवर्तकाल किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके आवेश पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और उसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, अगर आवेश फिक्स है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स है, आवेश भी फिक्स है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप फिक्स कर देंगे तो उसका आवर्तकाल हमेशा बराबर रहेगा, चाहे उसका वेग कितना भी हो। कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर गति कर रहा है, उसका वेग कितना भी हो, उसको एक चक्कर करने में एक नियत समय लगेगा, उसका वेग बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल कम अधिक नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कांस्टेंट कर दें तो उसका आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस फार्मूले से देख लीजिए, अगर आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, क्या हो गया क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। फ्रीक्वेंसी भी आवर्तकाल पे डिपेंड नहीं कर रहा, टी पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि वी पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है कि एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएगा, वह एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा यह उसके वेग पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना उस आवेश का, ना तो आवर्तकाल उसके वेग पे डिपेंड कर रहा है और ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी उसके वेग पे डिपेंड कर रही है। ऐसा क्यों होता है? यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो हमने पहले आपको बताया था, अगर जैसे यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर देखिए क्यू यू बी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ बी से बी कट गया तो आर बराबर क्या हो गया एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। तो यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर देखिए तो इसका क्या होगा, द्रव्यमान क्या फिक्स है, कोई इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान फिक्स है, आवेश फिक्स है
और हम उसका क्या कर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देंगे तो आर प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा, यानी कि उसका वेग अगर जैसे जैसे उसका वेग अधिक होगा, उस आवेश का जैसे वेग अधिक होगा उसकी त्रिज्या भी अधिक हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे उसका वेग अधिक होगा उसकी त्रिज्या अधिक होगी। तो यानी कि आर अपान वी का अनुपात एक कांस्टेंट हो जाएगा, आर अपान वी का अनुपात त्रिज्या और वेग का अनुपात कांस्टेंट हो जाएगा, जिसके कारण उसका आवर्तकाल उसके उसके वेग पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि जैसे जैसे उसका वेग अधिक होगा, हम वेग को अधिक करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बड़े मार्ग पर बड़े पथ पर गति करने वो उसका वृत्ताकार जो पथ है वो बड़ा होने लगेगा, आकृति वो बड़ा होने लगेगा। जैसे जैसे उसका वेग कम करेंगे वह वो छोटे वृत्ताकार पथ पे गति करने लगेगा, यानी कि ये जो परिधि है, वेग बढ़ाने पे परिधि क्या होती है, परिधि अधिक होने लगती है, और वेग कम करने पर परिधि कम होने लगती है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल और आवृत्ति कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, वो उसके वेग पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन नॉर्मलता है कि अगर कोई वस्तु मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे अगर कोई भी वेग से गति कर रही है तो अगर उसका वेग बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल कम व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ पे उसका आवर्तकाल कम व्यक्ति नहीं हो रहा। क्यों कम व्यक्ति नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो जा रहा है, उसकी परिधि में उसका वेग बढ़ाने पे उसकी परिधि में परिवर्तन हो जा रहा है, उसकी परिधि अधिक हो जा रही है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल कांस्टेंट बना हुआ है उसका। तो अगर सीधी भाषा में मैं यह पता याद कर लें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई आवेश अगर गति कर रहा है तो उस पर उसका आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बना होता है। तो यही है इसके इसके मान लीजिए यहाँ को यकीन डाल लीजिए, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कब थीटा की वैल्यू 90 एंगल है, तब तब हमने ये सब अध्ययन किया है। कब थीटा की वैल्यू क्या 0 से बड़ा होगी और 90 से छोटा होगा, तब क्या कंडीशन आएगा, उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको कि कब थीटा की वैल्यू 19 के लिए हमने बताया है, कब थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच हो, यानी कि वो किसी थीटा एंगल पे प्रवेश कर रहा है, तब उसका आवर्तकाल और उसकी आवृत्ति उसका मतलब उसका विश्लेषण क्या, उसका समीकरण उसके रेडियस कैसे डिपेंड करेगी, वो हम आगे बताएंगे। तो इतना हमने बता दिया है। थैंक यू।